नमस्कार, छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बुलेटिन शुरुआत करेंगे पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। चीन को सबक सिखाने के लिए भारतीय सेना को मिली पूरी छूट। रक्षा मंत्री संग तीनों सेना प्रमुख और सीडीएस विपिन रावत बैठक, तनाव में बढ़ी चर्चा। चीन से तनाव के बीच केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, सेना को दिया 500 करोड़ का इमरजेंसी फंड। लद्दाख में जारी है चीन भारत के बीच तनाव। आम जनता पर महंगाई की मार, लगातार 15वें दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। डीजल पेट्रोल की कीमतें हुई लगभग एक समान। सूरजपुर में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। 4 दिनों की बारिश में अंबिकापुरम प्रतापपुर मार्ग हुआ बाधित। रपटा पुल की भी पानी में डूबा। जगदलपुर में गांजे की तस्करी का भांडाफोड़, 2 क्विंटल गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार। पकड़ी गई गांजे की कीमत लाखों में। सीएनजी प्लांट कर्मियों से शुरू की गई हड़ताल, प्लांट के गेट पर एकत्रित होकर मजदूरों ने लगाए नारे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर शुरुआत करते हैं गलवान में 15 जून को चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद केंद्र सरकार ने सेना को खुली छूट दे दी है। अगर सीमा पर चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों की जान खतरे में डालते हैं तो भारतीय सेना फायरिंग करने से नहीं चूकेगी। केंद्र सरकार ने संभावित खतरे की दिशा में सेना को फायरिंग करने की अनुमति दे दी है। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि एलएसी पर 20 जवानों की शहादत के बाद अगर जान का खतरा दिखे तो फील्ड कमांडर ऐसे रणनीति फैसले ले सकते हैं। दोनों देशों की ओर से तय किए गए प्रोटोकॉल के मुताबिक अब तक हथियारों का इस्तेमाल करना प्रतिबंधित था। सूत्रों का दावा है कि अगर सैनिकों की जान खतरे में है, अगर चीनी सेना द्वारा उनके सामने प्राणों का संकट पैदा हो जाता है तो ऐसे प्रोटोकॉल को नहीं माना जाएगा। लद्दाख में भारतीय और चीन के बीच तनाव कम नहीं हो रहा है। देश की तीनों सेनाएं तनाव के बीच हाई अलर्ट पर है। केंद्र सरकार ने युद्ध की तैयारियों के मद्देनजर तीनों सेनाओं के लिए 500 करोड़ का इमरजेंसी फंड जारी किया है। सेना इस इमरजेंसी फंड से कोई भी हथियार जरूरत पड़ने पर खरीद लेगी। सीमा पर तैनातनी के बीच नरेंद्र मोदी सरकार ने आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए सेना के लिए फंड जारी किया है। सेना को मिली यह बड़ी आर्थिक मदद है। चीन के साथ सीमा पर किसी भी तरह की स्थिति पैदा हो सकती है। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी एलएसी पर मंडरा चुके हैं। ऐसे में तीनों सेनाएं हाई अलर्ट पर है। केंद्र सरकार से जुड़े सूत्रों ने कहा कि तीनों सेनाओं को आर्थिक शक्तियां केंद्र सरकार ने दी हैं। इमरजेंसी रिक्वायरमेंट प्रोसीजर के तहत सेनाएं हथियार खरीद सकेंगी। अब इस राशि से किसी भी तरह के नए हथियार खरीदे जा सकते हैं। धमतरी शहर के बठेना पारा वार्ड में एक महिला टिकटॉक की इतनी कायल हो गई कि वह अपने पति और बच्चे को छोड़कर एक अनजान व्यक्ति के साथ पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक महिला का परिजनों ने महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जिसके बाद कानपुर मिली, जहां महिला ने अपने पति और बच्चे के पास वापस आने से साफ इनकार कर दिया है। फिलहाल कोतवाली पुलिस इस मामले में आगे कार्रवाई कर रही है। ये बठेना वार्ड की महिला है रूबी साहू, जो लॉकडाउन के दौरान मई महीने में टिकटॉक वीडियो को देखकर उससे प्रभावित होकर उससे मिलने हेतु चली गई थी। उसकी पतासाजी की गई और पतासाजी करने के दौरान पता चला कि वो महिला कानपुर में है। उसको हिकमत अमली से पूछताछ किया गया। सूरजपुर में लगातार 4 दिनों से हो रही बारिश के कारण किसानों के चेहरे पर खुशी तो आ गई है, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के कारण आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। जहां अंबिकापुर प्रतापपुर मार्ग पिछले 24 घंटे से अवरुद्ध है, वहीं महानदी का रपटा पुल जलमग्न हो चुका है, लेकिन लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं। पुलिस ने आवागमन तो बंद कर दिया है, लेकिन 200 से ज्यादा गांव इससे प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता जारी है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर जदलपुर से है, जहां पर नगरलावर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से गांजे का परिवहन कर रहे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि इस मामले में पुलिस ने आरोपियों की एक पिकअप वाहन भी जब्त कर ली है। बता दें, तलाशी के दौरान पुलिस ने वाहन से 2 क्विंटल 5 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए न्यायालय में पेश किया। रायगढ़ के पूर्वांचल महापल्ली कोटमार में स्थित इट्स इमरजेंसी प्लांट में कार्यरत मजदूरों ने प्लांट के गेट पर सामने हड़ताल कर दी। मजदूरों ने प्लांट के प्रबंधन तंत्र पर आरोप लगाते हुए बताया कि 2 साल से मजदूर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन प्रबंधन ने अब तक कोई आश्वासन नहीं दिया है। सुनवाई न होने पर मजदूरों ने उन्हें हड़ताल करने की बात कही। पढ़ाई करने के लिए आए हुए गरीब मजदूर 5 महीने से लॉकडाउन में फंस कर रह गए हैं, जहां ना तो खाने की व्यवस्था हो पा रही है और ना ही उनके सोने के लिए बिस्तर मिल रहा है। वहीं बारिश के इस मौसम में मजदूरों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। मजदूरों को नगरपालिका निगम तथा जनप्रतिनिधियों से कोई सहायता नहीं मिल रही है। कहाँ से आए आप? हम सतना तरफ के रहने वाले हैं। यहाँ कितने दिन से फंसे लॉकडाउन में? 5-6 महीना हो गए। क्या आपको सरकार की तरफ से कुछ सुविधा नहीं दी गया? हमको सुविधा कहाँ मिली, आज तक नहीं मिली, न मिलेगा लगता है मेरे ख्याल से। आपको यहाँ पर क्या क्या चीज का कष्ट हो रहा है? कष्ट तो ये है कि देखो किसी तरीके से पानी में बूनी में पड़े हैं और बताओ हम लॉकडाउन में फंस गए और ना तो कोई गल्ला मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। बहुत परेशानी में हम लोग चल रहे हैं, बताओ किसी तरीके से गुजारा कर रहे हैं। रायगढ़ में कोविड महामारी के बीच 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक साथ मंच पर मौजूद होकर योग दिवस नहीं मनाया जा सका। उसकी जगह डिजिटल प्लेटफॉर्म का सहारा लिया गया। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम घर पर योग, परिवार के साथ योग रखी गई है। इस अवसर पर रायगढ़ जिले के मुखिया भीम सिंह और पुलिस कप्तान संतोष कुमार सिंह और कलेक्टर ने अपने परिवार के साथ घर पर रहकर ही योग किया। कटघोरा पुलिस ने एक नाबालिग के साथ सिलसिलेवार तरीके से बलात्कार की घटना को अंजाम देने के आरोप में एक विवाहिता युवक को हिरासत में ले लिया है। पीड़ित नाबालिग के मुताबिक आरोपी उसे बहला फुसलाकर अक्सर सुनसान खेतों की ओर ले जाया करता था और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता था। नाबालिग के साथ हुए इस अनाचार का खुलासा तब हुआ जब वह गर्भवती हो गई। फिलहाल पीड़िता कोरबा के बाल कल्याण समिति की अभिरक्षा में है। चिकित्सकों की देखरेख में उसका इलाज जारी है। वही मामले की जानकारी जब पिता को मिली तो परेशान पिता की सदमे से मौत हो गई। एक मामला है, नाबालिग लड़की से बलात्कार का मामला है। आरोपी भी कटघोरा निवासी है। वो आरोपी जो है करीब 5.5-6 महीना पहले नाबालिग लड़की को घर से उठा के खेत में ले गया, जबरन उसके साथ बलात्कार किया और उसके बाद उसके घर में भी 2-3 बार बलात्कार किया। तो जब ये सामने बात आई, संज्ञान में लेके इसमें प्राथिया तरफ से आवेदन लेकर प्रथम सूचना दर्ज की गई है और इसमें आरोपी को अरेस्ट करके जेल भेजा गया है। खबरों में आगे बढ़ती है। खबर कोरिया जिले से है, जहां बीजेपी हसदेव मंडल के साथ अन्य कार्यकर्ताओं ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। बता दें, पूर्वी लद्दाख स्थित गलवान घाटी सीमा पर भारत के लाल वीर शहीदों को कैंडल जलाकर एवं 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी गई।
वीर शहीदों में यह छत्तीसगढ़ जिला कांकेर के माटी पुत्र गणेश कुंजाम वीर शहीद हो गए, जिसको लेकर उनको श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान वार्ड पार्षद भी मौजूद रहे। आगे हाँ चले यार भाई। 15 तारीख के रात्रि में जो चीन ने हमारे भारत के वीर सपूतों के साथ कैराना हरकत किया है जी उसको हमारे भारत के प्रत्येक व्यक्ति उसको माफ नहीं करेगा जी। और हम सब मिल के उसके बदला जरूर लेंगे। लद्दाख में गलवान घाटी के पास एलएसी पर भारत चीन के बीच सोमवार की रात हुई हिंसक झड़प में कांकेर जिले के गणेश राम कुंजाम भी शहीद हो गए। इस झड़प में देश के 20 जवानों ने अपनी शहादत दी है। उनकी याद में बलौदा बाजार के कलेक्टर रोड के पास शहीद वीर नारायण सिंह के पुतले के पास आदिवासी समाज के द्वारा श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर शहीद गणेश के साथ उन तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भारत और चीन के बीच में जो हमारी सेनाओं ने हमारे भारत देश की रक्षा के लिए अपने वहाँ पे बहुत बड़ा तैनाती हुए हैं और उसमें किसी भी प्रकार का हमारे भारत देश के सैनिकों ने बंदूकों का, गन का या गोला बारूद का कोई भी प्रयोग नहीं किए थे, लेकिन शांति व्यवस्था पे वो लोग डटे थे और चीन के सैनिकों ने बिना कारण बिना जाने हमारे भारत देश के सैनिकों पर आक्रमण कर दिए, जिसमें हमारे 20 शहीद जवानों के शहीद हो गए। जांजगीर के फगूरम में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां युवक ने अपनी ही मौसी का गला काटकर मौत घाट उतार दिया। मामला फगूरन चौकी क्षेत्र के ग्राम केकरा भाट का है। बता दें, आरोपी युवक ढबरा क्षेत्र के RKM प्लांट में काम किया करता था, जिसका कई दिनों से अपनी पत्नी के साथ चैत्र शंका को लेकर विवाद भी हो रहा था। इसको ऐसा लग रहा था कि उसकी पत्नी उसको धोखा दे रही है और उसके मौसी मृतका नानकुन भाई भी अपनी पत्नी का साथ दे रही है। इसी बात को लेकर गुस्साए आरोपी युवक ने अपनी मौसी को मौत घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोटा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध रेत परिवहन बंद नहीं हो रहा है। दिन के साथ साथ रात में भी अवैध रूप से रेत का उत्खनन और परिवहन किया जा रहा है। अवैध रेत का उत्खनन रोकने के लिए कोटा पुलिस विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अवैध रूप से रेत उत्खनन कर रहे 7 ट्रैक्टर व 3 हाईवा पर कोटा पुलिस ने कार्रवाई की है। अब बात करते हैं बिलासपुर जिले की, जहां लगातार रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। शासन की मंशा के अनुरूप अवैध खनन किया जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एक्शन मोड में आते ही कार्रवाई की है। बता दें, पुलिस ने अवैध रेत परिवहन मामले में कार्रवाई की है और अवैध रेत खनन करते हुए वाहनों को भी जब्त किया है। खनन की जितने भी रेती गाड़ियां हैं और जिसमें ट्रक, ट्रैक्टर, जो भी वाहनों से अगर रेती सप्लाई की जा रही है, ले जाया जा रहा है, उस संबंध में हमें आदेश प्राप्त हुआ था, जिस पे आज हमारे पूरी छापामार कार्रवाई की गई। शहरी की ओर से लाते हुए 7 ट्रैक्टरों को अभी हमने पकड़ा है और उनके ऊपर 102 की कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के पश्चात उक्त ट्रैक्टरों को माइंस के सुपुर्द किया जाएगा।
मुंगेली करबद्दा मुख्य मार्ग में मंडी एजेंट से मारपीट कर 11,70,000 रुपए की लूट का मामला सामने आया है, जहां शिकायतकर्ता के बताए अनुसार मंडी के घर जाते समय अज्ञात बाइक सवार 3 युवकों ने मारपीट कर उससे 11,70,000 रुपए लूट लिए, जिसकी शिकायत सूचना देकर राज सिटी कोतवाली में दी गई और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अपनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। आशीष दुबे है जो कृषि उपज मंडी में एजेंट का काम करता था। उसका कहना है कि 7 बजे शाम को वो घर तरफ जा रहा था चातरखार की ओर, तो 3 व्यक्ति एक बाइक में आए, रोके तो रुक गया, रुकने के बाद उससे पैसे लूट लिए लगभग 12 लाख के आसपास, ऐसा उसका कहना है। तो घटनास्थल की जांच करने चेक करने जा रहे हैं, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। खबर बिलासपुर से है, जहां चाइनीज कंपनी के मोबाइल अचानक गर्म होकर विस्फोट हो गया। समय रहते तत्काल खतरा को भांपते हुए मोबाइल धारक युवक ने उस मोबाइल को दूर फेंक दिया। जैसे ही जमीन पर मोबाइल फोन गिरा, वह ब्लास्ट हो गया। पूरी घटना सिविल लाइन थाने के सामने की है। दरअसल तिफरा में रहने वाले अब्दुल अफीर खान कुछ काम से सर्विस लाइन के लिए गया हुआ था, जहां फोन पर बात करते के दौरान उनका मोबाइल गर्म हो गया था। अचानक बहुत ज्यादा गर्म होने पर उसे शंका हुआ और वो तुरंत अपना मोबाइल जमीन पर फेंक दिया। युवक की सूझबूझ से हादसा टल गया। गनीमत है कि युवक को कोई शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन मोबाइल कवर में रखे हुए कुछ रुपए उसके जल गए। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हौसला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन बहुत जल्द। You know it's only a drill, and yet you train like it is the real thing. Because one day, at a second's notice, it will be. One day, you'll come together as an invincible team, and every second you save will be a life saved. The Indian Air Force is looking for an exceptional team. A team that is truly a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश के 8 राज्यों की 19 राज्यसभा सीटों पर शुक्रवार को आए चुनाव नतीजों में बीजेपी को 8 और कांग्रेस को 4 सीटें मिली हैं, जबकि बाकी 7 सीटें क्षेत्रीय दलों के खाते में गई हैं। हालांकि इसके बाद बीजेपी को उच्च सदन में बहुमत हासिल करने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। आपको बता दें कि राज्यसभा में पहली बार सरकार 100 के पार पहुंची है। ये रिपोर्ट देखिए। राज्यसभा में पहली बार मोदी सरकार 100 के पार। 3 दशक से उच्च सदन में किसी को बहुमत नहीं। 3 दशक से राज्यसभा में बहुमत नहीं।
राज्यसभा में बहुमत से 22 कदम दूर एनडीए। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी एक के बाद एक लगातार जीत दर्ज करती आ रही है। इसके बावजूद बीजेपी ही नहीं बल्कि एनडीए गठबंधन राज्यसभा में बहुमत के आंकड़े को हासिल नहीं कर सका। 8 राज्यों की 19 राज्यसभा सीटों पर शुक्रवार को आए नतीजे में बीजेपी को 8 और कांग्रेस को 4 सीटें मिली, जबकि बाकी 7 सीटें क्षेत्रीय दलों के खाते में गई। इस तरह से बीजेपी को उच्च सदन में बहुमत हासिल करने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि 1990 के बाद से उच्च सदन में किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिल सका। आपको बता दें, 10 राज्यों की 24 सीटों पर 19 जून को चुनाव होने थे, लेकिन कर्नाटक की 4 और अरुणाचल प्रदेश की 1 सीट पर पहले ही निर्विरोध सदस्य चुन लिए गए थे, जिनमें से 3 सीटें बीजेपी की और कांग्रेस जेडीएस को एक सीट मिली थी। इस तरह से बाकी बची 19 सीटों पर शुक्रवार को चुनाव हुए। इनमें बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी सीटें काफी हद तक बचाने में सफल रही। राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं। ऐसे में उच्च सदन में बहुमत का आंकड़ा 123 होता है। राज्यसभा की 24 सीटों के चुनाव में से बीजेपी को 11 सीटों पर जीत मिली, जिसके दम पर उच्च सदन में पार्टी का आंकड़ा 86 पर पहुंच गया है। वहीं बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के सदस्य की संख्या राज्यसभा में 101 हो गई। वहीं कांग्रेस को 5 सीटें मिली हैं, जिन्हें मिलाकर यूपीए का आंकड़ा 65 पर पहुँच गया है। इस तरह से एनडीए राज्यसभा में बहुमत के आंकड़े से 22 सदस्य कम है। राज्यसभा में बहुमत का जहां सवाल है, पिछले 3 दशक से किसी भी दल को बहुमत नहीं मिल सका है। केंद्र में भले ही किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, लेकिन राज्यसभा में उसके पास बहुमत का आंकड़ा नहीं रहा। हालांकि 1990 के पहले तक सदन में कांग्रेस का बहुमत होता था, अधिकांश राज्यों में उसकी सरकारें थी, लेकिन इसके बाद से स्थिति बिल्कुल बदल गई है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। निजी व सरकारी कर्मचारियों को कोई अतिरिक्त वेतन लाभ मिलने की उम्मीद नहीं है। जिन घरों में स्कूली बच्चे हैं उनकी स्कूल फीस तो बाकी है ही, साथ ही ऑनलाइन कक्षाएं चालू होने से इंटरनेट का खर्च भी बढ़ गया है। कोरोना में साबुन डिटर्जेंट का खर्च दोगुना हो चुका है। डिसइंफेक्टेड मास्क, सैनिटाइजर का नया बोझ भी है। वहीं लगातार 15वें दिन पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों में आम आदमी की हालत खराब कर दी है। रिपोर्ट देखिए। कोरोना का संकट आम आदमी की जेब पर भी भारी रहा। महंगाई नहीं होने के बावजूद बाजारों में महंगे दामों पर किराना खरीदना पड़ा। फल सब्जी के मनमाने दाम चुकाने पड़े। हालांकि इस दौरान पेट्रोल डीजल का खर्च बचा, लेकिन साबुन सोडा और सैनिटाइजर का बोझ बढ़ गया। अनलॉक 1 के बाद बाजारों में रौनक लौटी है, लेकिन घर का बजट बिगड़ गया है। एक 6 सदस्यों वाले सामान्य परिवार पर महंगाई के साथ संक्रमण के बचाव के साधनों व रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवाओं के खर्च ने भी जगह बना ली है। निजी और सरकारी कर्मचारियों को कोई अतिरिक्त वेतन लाभ मिलने की उम्मीद नहीं है। जिन घरों में स्कूली बच्चे हैं उनकी स्कूल फीस तो बाकी है और ऑनलाइन कक्षाएं चालू होने से इंटरनेट का खर्च भी बहना शुरू हो गया है। अनलॉक 1 के बाद भले बाजार खुल गए हैं, लेकिन अभी भी जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति आसानी से नहीं होने से बाजार में कीमतें ज्यादा ली जा रही हैं। आम आदमी पर महंगाई का डबल अटैक हो रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रविवार को लगातार 15वें दिन बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रहा। पेट्रोल के दाम जहां 35 पैसे प्रति लीटर और बढ़ाए गए हैं, वहीं डीजल की कीमतों में 60 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में 15 दिन में डीजल के दाम 8 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं। वहीं इसी दौरान पेट्रोल 7 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। पेट्रोलियम कंपनियों की मूल्य अधिसूचना के अनुसार ईंधन की कीमतों में देश भर में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि वैट की वजह से विभिन्न राज्यों में यह बढ़ोतरी अलग अलग होती है। ईंधन के खुदरा मूल्य में करों का हिस्सा लगभग 2/3 बैठता है। पेट्रोल के मामले में करों का हिस्सा 50.69 प्रति लीटर या 64% है। इसमें से 32.98 रुपए केंद्रीय उत्पाद शुल्क और 17.71 रुपए स्थानीय बिक्री दर या वैट है। महंगाई की दोहरी मार से घर के बजट के साथ तेल भी जेब जला रहा है। महंगाई ने अब आदमी की कमर तोड़नी शुरू कर दी है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।
तो इसी के साथ छत्तीसगढ़ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।